Hello everyone, I am Justina Paris and I will be discussing today's news discussion, that is the 14th of June 2024. हम देखेंगे various articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. The first topic that we see given in the Hindu as well as Indian Express, बहुत सारी editorials भी है इसके related, तो समझते हैं ये issue क्या है और exam में से आपके लिए क्या important है. That is what we're going to see right now. So when you talk about the NEET exam conduct हुआ था right May 5th के आसपास. तो ये एग्जाम किसके लिए कंडक्ट होता है? मेनली जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, MBBS BDS कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए ये एग्जाम होता है. एज वेल एज अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी वी हैव द NEET एग्जाम्स दैट आर कंडक्टेड. नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड? June 4th में रिजल्ट अनाउंस हुआ एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स भी अलॉट किया था बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशू दैट दे हैड सेट. सो आर्बिट्रेरली उनको बहुत सारे मार्क्स भी ग्रांट किए थे. सो दिस क्रिएटेड अ टोटल आउटक्राई. प्रोटेस्ट चल रहे थे कि कैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को 720 में से 720 मार्क्स मिले थे, है ना. सो नाउ द क्वेश्चन अगेन कम्स इन द प्लेस दैट ये नीट एग्जाम्स वापस से कंडक्ट होना चाहिए बिकॉज मेनी सच स्टूडेंट्स, 1500 सच स्टूडेंट्स गॉट अ लॉट ऑफ ग्रेस मार्क्स एंड इन अ वेरी आर्बिट्ररी मैनर. ओके, कि उनको टेक्निकल इशू की वजह से बहुत सारे ग्रेस मार्क्स दिए गए थे. सो दैट इज व्हाई नाउ वी सी दैट द गवर्नमेंट इज गोइंग टू रीटेक द एग्जाम, गिव द एग्जाम फॉर दीज 1500 प्लस कैंडिडेट्स. री एग्जाम देना होगा उनको 23rd जून में देना होगा and this is the whole issue about. Now when you talk about this particular issue, what we need to understand firstly कि ये कौन एग्जाम कंडक्ट करता है. The exam conducting agency is called the NTA, which is the National Testing Agency. ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये कंडक्ट करता है एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस NTA. एंड ऑल्सो एक बिल भी आया था हाल ही में इसी साल में अबाउट द एंटी चीटिंग लॉ. ये सुना होगा एंटी चीटिंग लॉ. सो द पब्लिक एग्जामिनेशन बिल रिसेंटली passed, also given assent by the president Draupadi Murmu ji ne. So we will also see that bill because we can relate about examinations, right? NTA उसमें भी आता है तो हम वो बिल भी यहाँ पे देखेंगे. So let's understand firstly about the National Testing Agency. National Testing Agency अगर हम बात करते हैं, you have to remember that when was this body created? 2017 में ये बॉडी क्रिएट की गई थी एंड द मिनिस्ट्री दैट इज इंपॉर्टेंट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. आप मुझे कमेंट सेक्शन या चैट बॉक्स में लिखेंगे कि कौन है इसका मिनिस्टर, हु इज द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द Ministry of Education. ठीक है, you're going to write that in the chat box. If this body we talk about, it was mainly created as an act from an act. A society बनी थी, Indian Society Registration Act से ये body बनी है 2017 में. Now the purpose of this particular body, वो conduct करता है बहुत सारे competitive exams. कैसे competitive exams? जैसे NEET, JEE, CTET, GATE, GMAT, CAT, सब कुछ ये एजेंसी कंडक्ट करती है. So it creates standard operations, streamlines the process for various entrance exams, for various admission to colleges, right? We see that this agency is very important और इनका headquarters है न्यू दिल्ली में. Now we are going to also see about the act that had come, which is the Public Examination Bill 2024. तो ये समझते हैं ये क्या है इसके बारे में. Why was the bill come across? It was mainly to curb the unfair practices public examination में, right? ताकि cheating ना हो. बिकॉज क्या होता है, यू आर गिविंग द एग्जाम, देन सम ऑफ देम चीट, लीक होता है पेपर. सो एक्चुअली जिसने पढ़ा है, द मेजॉरिटी दैट एक्चुअली पासिस स्टडीज और यूजेस द होल ईयर इन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, ये पूरा वेस्ट हो जाता है ना. एंड इलीगल तरीके से आप कॉलेज एग्जामिनेशंस आ जाते हैं, स्टूडेंट्स को इलेक्ट करते हैं, अपॉइंट करते हैं. सो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम व्हेन यू टॉक अबाउट द होल एजुकेशन सिस्टम ऑफ द कंट्री. तो इस इलीगल प्रैक्टिसेस को अवॉइड करने के लिए वी हैव दिस बिल एंड प्रेसिडेंट गेव द असेंट आल्सो टू दिस बिल. कौन से बॉडीज यहाँ पे क्रिएटेड है ये समझते हैं. कौन से एजेंसीज, या अगर हम पब्लिक एग्जामिनेशन की बात करते हैं, द एग्जाम्स कंडक्टेड बाय यूपीएससी, ठीक है, कंडक्टेड बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC,
यानी कि जो मिनिस्ट्रीज में जो ऑफिसर्स रहते हैं, क्लर्क्स एंड ऑल ऑफ दैट ऑल्सो, उनके एग्जाम्स में, रेलवे एग्जाम्स में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ओके, अगेन कमिंग अंडर दिस पर्टिकुलर बॉडी, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के जो भी एग्जाम्स होते हैं, इस एग्जाम्स में ये बिल लागू होगा. Now when you talk about punishment क्या है, if they find somebody is cheating in these examination, what will be the punishment given? That will be for the students, so उनको jail sentences हो सकता है 6 महीने से 2 साल तक, फाइन भी हो सकता है 10,000 से 5 लाख तक ये जा सकता है. एंड विद रिगार्ड टू योर ऑफेंडर्स, अगर कोई कोच पकड़ा गया है या कोई इन्विजिलेटर सुपरवाइजर जो होते हैं वो पकड़े जाते हैं, देन उनको भी सजा दे सकते हैं. यहाँ पे 2 साल का imprisoned time है and fines also additional दी जाती है. So we have also covered an important bill that was in the news about in the February month में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना because National Testing Agency इस बिल के अंदर भी आती है. So now that we have seen, let's proceed the next article and this is given in the Hindu. क्या है ये बिल के ये आर्टिकल में? China Grey Zone Warfare Tactics Against Taiwan. Okay, now we're going to see ये क्या है आर्टिकल and why is this given in the paper. So when you talk about China और ताइवान, okay, यहाँ पे relations कैसे हैं? Now ताइवान जो है country जो आती है just below China, we have China asserting their dominance on Taiwan. ठीक है, वो समझते हैं कि ताइवान हमारा पार्ट है. They don't consider Taiwan as a separate entity altogether, a separate country altogether. ठीक है, तो ये हमने already किया था with regard to China Taiwan relations also before, but यहाँ पे समझना है कि China is mainly asserting its dominance on Taiwan, and उनको पसंद नहीं है कि Taiwan is has its own system, administration and all. We understand that Taiwan president recently appoint हुआ था, right? What is his name? Lai Ching-te. ये recently president appoint हुए थे ताइवान में, Lai Ching-te. And we see that the relations between the two countries, of course, is not very good. So what is China doing to assert its dominance? यहाँ पे एक full-fledged war तो नहीं हुआ. We have seen in the past few days क्या हो रहा है. China is mainly having its ships, military base conduct कर रहा है mainly near the Taiwan country, right? वो अपने ships, वो अपने military bases establish कर रहे हैं. So again to assert its dominance and power. And when you talk about grey zone warfare, तो ये एक नाम आया है grey zone warfare. इसका मतलब क्या है? Grey zone is like an unclear और an ambiguous region जहाँ पे conflict भी नहीं है लेकिन peace भी नहीं है. So it's like it's not a white area or it's a black area, it's a gray area. तो इस area में हम कहते हैं कि इसको grey zone warfare. अभी अगर conflict यानी war नहीं हो रहा है या हम ये भी कहते हैं कि peace भी नहीं है, तो क्या हो रहा है? ये ग्रे जोन में क्या आता है? ग्रे जोन में आता है जैसे आप साइबर अटैक्स करते हो, या अगर आप इलीगल कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहां पे करते हो, या अगर आप डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स चलाते हो, है ना, तो ये होता है ग्रे जोन वॉरफेयर. आप फुल फ्लेज्ड वॉर नहीं कर रहे हो लेकिन आप ऐसे इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हो टू डिसरप्ट द यू कैन से द पीसफुल एनवायरनमेंट ऑफ अनदर कंट्री. ठीक है, सो चाइना ये सारी मेथड्स का इस्तेमाल कर रही है अगेंस्ट ताइवान. तो अगर ये ग्रे जोन की बात करें, इट ओरिजिनली बिगैन आपका पोस्ट वर्ल्ड वॉर में. पोस्ट वर्ल्ड वॉर में हम बात करते हैं, इट वाज बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर. ओके, यू कैन से जो कोल्ड वॉर पीरियड था, तो both countries were not in a full-fledged war, but it was mainly doing all of this, you know, attacks करते थे, economic activities, campaigns यहाँ पे चलाते थे, disinformation के, all of that was done by these two countries. And हम देखते हैं चाइना कर रही है not only with Taiwan, but it has also done this with Philippines, in the South China Sea के अगर हम बात करते हैं, वहां पे भी उन्होंने ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स या ऐसे ही कुछ ग्रे जोन वॉरफेयर. सो इट्स नोन फॉर द ग्रे जोन वॉरफेयर. यहाँ पे trying to inflict problems in the other country without asserting a full-fledged traditional warfare. ठीक है, ये है ग्रे जोन के बारे में जो अभी हमने पढ़ा है. Now let's quickly understand the next article. That is with regard to the Hindu में दिया है, Manipur government forms a panel
to oversee rehabilitation and internally displaced persons. What is this news about? यहाँ पे आप देखते हो एक term internally displaced persons. Now what is this about? Let us understand. Okay. Now is this similar to refugees? क्या internally displaced persons and refugees, is it the same thing? The answer is of course they both are victims of conflict, but they are not the same. ठीक है, तो हम समझेंगे पहले कि what is the difference between the two, and then we will come back to the article also. यहाँ पे अगर हम refugees की बात करते हैं, okay, refugees are the people that are mainly forced to move out of the country because वहाँ पे कुछ crime हो रहा है, human rights violation हो रहे हैं, एंड विद रिगार्ड टू यू नो उनकी कम्युनिटी, उनके ट्राइब, उनके कास्ट के विरोध कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. तो जब ये होता है बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ बीइंग परसिक्यूटेड दे मूव अवे फ्रॉम द कंट्री. सो यहाँ पे एक मेजर इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि दे पास इंटरनेशनल बॉर्डर्स, दे क्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स. ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है अगर हम रेफ्यूजीज की बात करते हैं. कैन वी थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ रेफ्यूजीज? जैसे कि अगर रोहिंग्या की बात करें, है ना, रोहिंग्या दे आर रेफ्यूजीज. रोहिंग्या मेनली मूव फ्रॉम म्यांमार, मुस्लिम एक कम्युनिटी थी जहां पे they were fearing persecution, and they now we also know that there are camps that are established in India for these people. So this is refugees. Then what is internally displaced persons? IDPs कहते हैं इसको, internally displaced persons. ये है mainly those people that don't move, not outside the border, they don't travel international बॉर्डर्स. ठीक है, ये क्रॉस नहीं करते हैं, ये अंदर ही डिस्प्लेस हो रहे हैं, मे बी दूसरे गांव पे डिस्प्लेस हो रहे हैं, मेनली बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ परसिक्यूटेड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है, एथनिक वायलेंस है. तो अगर आप जानते हैं दैट इज पिछले साल ही वी नो देयर वाज अ लॉट ऑफ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मेटीज एंड द कुकी ट्राइब्स. मेनली कहां पे हो रहा था? ये म्यांमार, मणिपुर में हो रहा था. तो यहां पे वी सी दैट अ नंबर ऑफ कम्युनिटीज हैव बीन इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स. कौन है ऐसे कम्युनिटीज? सो यहां पे दिया है कुकी जो है. Okay, so it's mentioned in the article that you can read. So these are the tribes that are mainly from Manipur and they have been displaced for various reasons. Mainly because of the armed conflict that was there in Manipur. तो क्या ये इन्होंने international border pass किया है? The answer is no. So that is the difference between IDPs and the refugees. Now let's understand one important aspect. अगर हम internally displaced persons की बात करते हैं, यहाँ पे आप देखते हो कि देयर इज नो प्रॉपर प्रोटेक्शन फॉर द इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स. यहाँ पे कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है. Mainly again governed by the national laws only, no international laws. But for refugees you have an international law. United Nations ensures कि human rights violation नहीं होता, because once they are gone to a new place there also they can have problems, right? They have come from one problematic place to going to another. So in that case ensuring कि उनको protection मिले, उनके rights मिले, उनका rehabilitation हो, they have gone again to proper care and protection. So that is what this particular body जो है United Nations Human Rights United Nations High Commissioner for Refugee ये देखता है. Okay, United Nations High Commissioner for Refugee. तो again we can see about this particular body. This particular body की अगर हम बात करें, it protects the refugees as I said and mainly ensures कि उनको अच्छे facilities मिले, right? Apart from that, कभी establish हुआ था 1950 में in the aftermath of the Second World War. Because उस टाइम पे बहुत सारे लोग displaced war के कारण they were mainly pushed out of the country. They also moved out of the country, so that was the major thing. इनको Nobel Peace Prize भी मिला है 2 साल 1954 and 1981 में. It started also a refugee award जो अच्छे काम करते हैं refugees के प्रति. इनको क्या अवार्ड मिलता है? लैंसन रेफ्यूजी अवार्ड 1954 से ये स्टार्ट किया था. और अगर हम UNHCR यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज की बात करें, इनका हेडक्वार्टर्स है जिनेवा स्विट्जरलैंड में. तो ये था विद रिगार्ड टू
the money with regard to this body, and why was in this news also, we can also remember this is because of the internally displaced person, because of the conflict that happened. तो यहाँ पे एक पैनल गठित की है, and पैनल में we have various ministers that are going to be present, okay, that are going to be mainly looking and how are we going to ensure कि इनको अच्छे facilities मिले because of the conflict that they had faced. Let's understand with the next article. So the next article is with regard to appointments, and यहाँ पे appointments हम देखते हैं कौन chief minister appoint किया गए हैं, and that is Pema Khandu. He has been appointed as the chief minister of Arunachal Pradesh for the third time. तो अपॉइंटमेंट्स में आपको याद रखना है पेमा कांडू. उसके पहले हमने देखे हैं ओडिशा में, ओके, माजी चरण, वी हैव मोहन माजी चरण, एंड वी हैव ऑल्सो विद रिगार्ड टू आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू. सो यू नीड टू रिमेंबर दीज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. कौन है चीफ मिनिस्टर, अगर स्पेशली न्यूज में अभी है. Let's understand the next appointment. Next appointment है National Security Advisor. Now again he is being repeated for the next term, जो है अजीत दोवल. ठीक है, तो अजीत दोवल is the reappointed as the National Security Advisor, and also the if we talk about the Principal Secretary, जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, सिविल सर्वेंट जो होते हैं विद द प्राइम मिनिस्टर, व्हाट इज हिज नेम, पीके मिश्रा. तो ये भी सेकेंड टर्म के लिए वापस से अपॉइंट किए गए हैं बाय द गवर्नमेंट. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद रिगार्ड टू द इंपॉर्टेंट बॉडी जो है आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल. ठीक है, नाउ व्हाई इज दिस बॉडी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट डज मेजर इट ओवरसीज मेजर थिंग्स विद रिगार्ड टू द नेशनल सिक्योरिटी, है ना. तो हम देखते हैं ये क्या है बॉडी. इट्स एन एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट एजेंसी जो एस्टैब्लिश की थी 1998 में. तो 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में हम देखते हैं ये बॉडी आई थी 1998 में. नाउ इट ओवरसीज वेरियस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जैसे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एनर्जी, सिक्योरिटी इश्यूज ऑफ स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स. जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं, जैसे मे बी सम देयर वाज अ टेररिस्ट अटैक और देयर वाज सम अदर प्रॉब्लम्स विद रिगार्ड टू सम लीकेज, ओके, एनर्जी लीकेज है, जो भी है ये बॉडी इंपॉर्टेंट है मेनली ओवरलुक करने में, मेजर डिसीजन देने में. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट नेशनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ये कैसा होता है इंडिया में. दिस इज अ 3 tier सिस्टम, 3 levels के होते हैं. कौन से ऐसे लेवल्स? फर्स्ट लेवल इज द स्ट्रैटेजिक पॉलिसी ग्रुप. स्ट्रैटेजिक पॉलिसी ग्रुप इज वन ऑफ द फर्स्ट टियर ऑफ दिस पर्टिकुलर मैनेजमेंट. तो ये आपके बहुत सारे एजेंसीज, बहुत सारे गवर्नमेंट बॉडीज आते हैं to mainly ensure it's like the immediate line of contact when we talk about ensuring कि हमारा national security is intact, it is it is protected. When you talk about National Security Advisor Board, ये long term measures देता है कि हम कैसे अपने security बढ़ा सकते हैं. And finally you have the Joint Intelligence Committee. It's a secretariat from the Joint Intelligence Committee. Now what does this do? As the name says, joint intelligence. यहाँ पे आपका intelligence bureau, raw research and analysis wing, as well as when you talk about the military intelligence, ये सब भी आते हैं. They provide the government with various important intelligence information, and जिसके कारण they are able to take better steps, right, for national security. तो ये 3 आपके important agencies या tiers बनते हैं. And if you talk about कौन है इनके members range from your national security advisor. ठीक है, ये आपके secretary है. You have the prime minister who will mostly chair the meetings of the National Security Council. ठीक है, apart from that you have a deputy national security advisor. आपके बिग फोर्स कौन से ऐसे 4 इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं? डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, होम एंड फाइनेंस, होम अफेयर्स एंड फाइनेंस. तो ये चारों मिनिस्टर्स यहाँ पे मौजूद होते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, एंड एज वेल एज द वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग. नाउ इन द चैट बॉक्स यू आर गोइंग टू टेल मी हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग. आप ये कमेंट सेक्शन में ऐड करोगे कि चेयरमैन कौन है नीति आयोग के. एंड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड द फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो बने 1990 में ये काउंसिल बना, राइट. तो एडवाइजर जो पहले बने उनका नाम है ब्रजेश मिश्रा.
ठीक है, ब्रजेश मिश्रा। और एनएससी का भी हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली। हमने अभी जो हेडक्वार्टर्स देखे थे इसके पहले, दैट वाज अ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उनका भी हेडक्वार्टर था न्यू दिल्ली। यहाँ पे भी हम देखते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, इसका भी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दैट वी हैव टू रिमेंबर व्हेन वी आर स्टडीइंग फॉर द एग्जाम। Let's now proceed to the next article. ये भी काफी दोनों न्यूज़पेपर्स में दिया है. We're going to combine and understand the important information about this international body, international organization. तो कौन सा है ये organization? हम बात करेंगे G7 या द ग्रुप ऑफ 7 की बात कर रही है। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा कि G7 का मीटिंग हो रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए हैं। इट्स द फर्स्ट समिट आफ्टर बीइंग इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर फॉर द थर्ड टाइम। सो व्हेन यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर G7 मीटिंग, हम डिस्कस करेंगे क्या है ये G7 मीटिंग एंड ये कहाँ पे हो रहा है। G7 जो हो रहा है 2024 में, यहाँ पे हमको समझना है कि इटली में हो रहा है, ठीक है। तो इटली इज वन सच मेंबर ऑफ द G7 एंड इट हैज द प्रेसिडेंसी ऑफ द ईयर ऑफ 2024। इस साल 24 में ये प्रेसिडेंसी, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि G7 का कोई हेडक्वार्टर नहीं है, ओके, देयर इज नो सच हेडक्वार्टर्स ऑफ G7। कौन किसका चेयरमैनशिप होता है, वही सेक्रेटेरिएट बनता है, टेम्पररी सेक्रेटेरिएट बनता है। तो ये है इसका वर्किंग और इसका एडमिनिस्ट्रेशन या इसका प्रेसिडेंसी। सो रिमेंबर इस टाइम इटली में हो रहा है। नाउ लेट्स गेट बैक टू G7. व्हाट डज इट कंस्टिट्यूट ऑफ? इट कंसिस्ट ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड एंड द एडवांस्ड इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। ओके, बहुत सारे एडवांस्ड इकोनॉमीज कौन से ऐसी इकोनॉमीज? यूएस, कनाडा, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड जापान। ठीक है, कौन से मेंबर्स हैं? यूएस, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड जापान। तो ये कंट्रीज डेवलप्ड एंड एडवांस्ड कंपनीज, इकोनॉमीज आते हैं। एंड अगर हम G7 की बात करें, फॉर्मली 1975 में आया ये। ओके, इट मेनली बिगैन आफ्टर द ऑयल शॉक्स, या जब सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल क्राइसिस थे 1970s में, इस टाइम इसका निर्माण हुआ। दिस बॉडी वाज एस्टैब्लिश्ड, ओके, मेनली टू इंश्योर कि हमारा जो इकोनॉमीज है, हमारा जो फाइनेंसेस है, ये सिक्योर रहे, है ना। कि बिकॉज वी नो व्हेन एवर इवेंट हैपेंस, अगर हम रशिया यूक्रेन क्राइसिस की बात करते हैं, या अगर हम द पैलेस्टीन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, दिस क्रिएट्स डाउनटर्न फॉर वेरियस अदर इकोनॉमी। ग्लोबली हम देखते हैं इसके इफेक्ट्स होते हैं। सो इसके लिए हम देखते हैं कि ये कंट्रीज आते हैं साथ में टू डिस्कस ऑन दिस। सो अगर ये स्टार्ट होता है एक इकोनॉमिक फोरम की तरह, बट लेटर ऑन वी सी दैट ओवर टाइम, ओवर द इयर्स, इनका फंक्शंस जो है ये काफी बदलता गया। ठीक है, सो इट टॉक्स अबाउट नॉट ओनली अबाउट जियोपॉलिटिकल टेंशंस दैट आर देयर, इट टॉक्स अबाउट हाउ वी कैन ऑफ कोर्स बूस्ट द इकोनॉमी, ट्रेड कैसे बढ़ाएं, वी आर टॉकिंग अबाउट कोलैबोरेशन विद रिगार्ड टू कंट्रीज, ट्रेड एंड ऑल ऑफ दोस रिस्पेक्टिव थिंग्स। हम देखते हैं कि इंडिया भी अभी गया है, बट इंडिया तो इसका पार्ट नहीं है। सो मेनी अदर कंट्रीज आर इनवाइटेड बाय द G7 कंट्रीज, द मेजर इकोनॉमीज। जैसे कि एक क्रिटिसिज्म है कि चाइना एंड इंडिया बोथ आर वेरी यू कैन से डेवलपिंग कंट्रीज एंड द इमर्जिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। तो आइडियली यहाँ पे ये मेंबर्स इंक्रीज होने चाहिए थे, बट 1976 यानी कनाडा वाज द लास्ट मेंबर, 1976 में ज्वाइन हुआ। उसके बाद ये इन्होंने किसी और को ग्रुप में लिया ही नहीं। इनफैक्ट रशिया को लिया था 1998 में, बट क्या हुआ, ये ग्रुप G8 बना। ओके, बट फ्यू इयर्स लेटर 2014 में क्या हुआ, रशिया डिड द एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया। क्रीमिया जो जगह है ये रशिया ने एनेक्स किया, तो जिसके कारण इसकी जो मेंबरशिप है इसको निकाल दिया गया, दे वर रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रुप। तो G8 वापस से क्या बना, G7। ठीक है, नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द G7 नेशंस, कुछ फैक्ट्स याद रखते हैं कि दिस मेनली मेक्स अप, ये जो कंट्रीज है साथ में अगर हम बताएं, इट कंट्रीब्यूट्स अबाउट 60% ऑफ द ग्लोबल नेट वेल्थ। इट टॉक्स अबाउट 30% ऑफ द ग्रॉस GDP ऑफ द वर्ल्ड। एंड पॉपुलेशन की बात करें, ऑफ कोर्स इंडिया चाइना नहीं है तो छोटा ही है ये पॉपुलेशन, दैट इज ओनली अबाउट 10%। ठीक है, सो वी अंडरस्टूड अबाउट द G7 कंट्रीज एंड द रिसेंट होस्ट विच इज अबाउट इटली।
Let's understand the next news, and that is with regard to the Indian Express. एक केस था the Red Fort case. Now what is this case about? Let's understand. Red Fort case is mainly एक attack हुआ था, terrorist attack हुआ था, where it was in December 22nd 2000. ठीक है, and even three people along with including 2 jawans, army के jawans भी मर गए थे, were killed in this. So now recently what happened is the convict, right? The convict that is a Pakistani national जिनका नाम है मोहम्मद आरिफ, ठीक है, मोहम्मद आरिफ, इन्होंने मर्सी पिटिशन दी थी, यानी पिटिशन दिया था प्रेसिडेंट को कि मुझे सजा कम दो. इनको डेथ सेंटेंस मिला था, ठीक है, इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी, बट वी सी दैट ही आस्क्ड फॉर अ मर्सी पिटिशन टू द प्रेसिडेंट, बट द प्रेसिडेंट हैज रिजेक्टेड दिस मर्सी पिटिशन. Now let's understand what are the powers of the president in this regard. अगर हम बात करें कि president के कौन से powers है, so we'll understand this whole case. Okay, when you talk about this case, remember firstly what is a mercy petition, ये याद रखते हैं. Okay, mercy petition is when the convict requests the president या the governor to reduce mainly the punishment that they have received, that have been awarded to them by the Supreme Court or the High Court of India. ठीक है, तो आप रिक्वेस्ट करते हो, प्ली करते हो ताकि आपको कम सजा सुनाई दी जाए. ओके, नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट व्हाट आर द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, आर दे इक्वल? नो. जो गवर्नर है, ही कैन नॉट गिव एनी अपील और ही कैन नॉट गिव एनी यू कैन से पिटिशन बेस्ड ऑन डेथ सेंटेंस. तो डेथ सेंटेंस की बात होती है तो सिर्फ प्रेसिडेंट ये कम कर सकता है या ये मना कर सकता है. सो ही डज नॉट हैव एनी पावर टू रिजेक्ट इट. गवर्नर हैज नो पावर्स विद रिगार्ड टू डेथ सेंटेंस, ओनली द प्रेसिडेंट हैज. कौन से आर्टिकल्स में गवर्न होते हैं? प्रेसिडेंट का जो मर्सी पिटिशन है, इट इज गवर्न बाय आर्टिकल नंबर 72, आर्टिकल 72. और जो गवर्नर का पावर है, दैट इज आर्टिकल 161. ठीक है, प्रेसिडेंट पावर्स आर गिवन इन आर्टिकल 72 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, whereas गवर्नर्स मर्सी पिटिशन पावर्स आर गिवन इन आर्टिकल 161 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये हमने देखा मर्सी पिटिशन क्या है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो सी दैट अलग अलग पावर्स है, पार्डनिंग पावर्स कहते हैं इनको. ठीक है, पार्डनिंग पावर्स, पार्डन करना यानी माफ करना, है ना. बट पार्डन के भी अलग अलग पावर्स होते हैं. जैसे अगर आप, एक तो है नॉर्मल या पार्डन या सस्पेंड करना. ओके, यानी कि जो भी उनको सजा सुनाई गई थी उनको एकदम एग्जेम्प्ट करना, उनको एकदम माफ करना, दैट इज योर पार्डन पावर. देन यू हैव द रेप्रीव पावर. Okay, reprieve, or you reprieve the person of something. Now what do you mean by that? It means to temporarily postpone the punishment, temporarily postponing the punishment. If we talk about respite, okay, respite again commonly English word है. respite करना यानी कि उनका जो सजा है, ठीक है, अगर एक डेथ सेंटेंस था, you change it to life imprisonment, right? So what are you doing? You are reducing or you're lessening the sentence. That is called respite. And finally, अगर हम कहें with regard to remit, okay, the fourth power is remit. Remit की अगर हम बात करते हैं, remitting is mainly to lessen the period but to keep the nature of the सजा the same. Okay, nature of the punishment the same, but आप reduce करें. जैसे कि अगर 15 साल का उनको imprisonment था, आपने उनको 10 साल किया, so that is lessening it. ठीक है, so these are the 4 important pardoning powers of the president, or governor does not get the power to mainly discuss on the death penalty. ठीक है, डेथ पनिशमेंट में उनको कुछ वो नहीं सुना सकते हैं. So this is what the article mainly talks about, the mercy powers of the president. And we see कि ये again one of the important aspects, that can the convict
अगर प्रेसिडेंट ने अलाउ नहीं किया, रिजेक्ट किया है, कैन ही अपील फर्दर या ओके कैन ही ऑल्सो गो समवेयर एल्स इफ द प्रेसिडेंट रिजेक्ट्स? द आंसर इज नो। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को एंड द प्रेसिडेंट्स डिसीजन इज फाइनल, इट्स बाइंडिंग, ठीक है। सो ऑल ऑफ दिस इज मेनली विद रिगार्ड टू दिस आर्टिकल दैट वी हैव सीन with regard to the Red Fort case. So finally अगर हम लास्ट आर्टिकल के और देखते हैं, ये भी इंडियन एक्सप्रेस में दिया था, दिस इज द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे एंड दिस विद रिगार्ड टू CBI. नाउ CBI ने प्रोब लॉन्च किया है, कहाँ पे, कौन से स्टेट में? ओडिशा में. Now there was a post with regard to एक नौकरी, okay, that is the ग्रामीण डाक सेवक, ठीक है, पोस्टल रिक्रूटमेंट एग्जाम था, तो यहाँ पे कुछ गफला हुआ है, कुछ प्रॉब्लम फ्रॉड हुआ है, तो इसके लिए हम देखते हैं CBI ने लॉन्च किया है एक प्रोब. सो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि CBI के बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द CBI. This again we have done a number of times, but let's have a quick revision. CBI, it is most important investigating agency of the country, and it provides assistance to the Lokpal as well as the Central Vigilance Commission. ठीक है, इन्वेस्टिगेट करता है, क्राइम्स है या कुछ प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक ट्रेड होता है या मे बी सेक्सुअल असॉल्ट केसेस, जो भी केसेस होते हैं, CBI इज वन सच सेंट्रल एजेंसी दैट लुक्स आफ्टर द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच हैव एनी सम सिक्योरिटी रिलेशंस टू इट. ये जो फंक्शन करता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, जो एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, इसके अंदर आप देखते हैं. और ये जो मिनिस्ट्री है, अगर हम बात करें कौन है इंचार्ज इसका, द इंचार्ज इज द प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, सो रिमेंबर द प्राइम मिनिस्टर is in charge of the Ministry of Personnel, Pension and Public Grievances. Very important. Apart from that, we talk about it coordinates investigations on behalf of Interpol. Interpol क्या है? This is International Criminal Police Organization, जो बाकी एक world agency organization है that also coordinates with the national agencies. जो national investigating agencies है, अगर कुछ major crime हुआ है तो ये coordinate करती है इंडिया की एजेंसी. और इंडिया में कौन सी एजेंसी के साथ इंटरपोल कोऑर्डिनेट करती है टू स्टॉप क्राइम्स? दैट इज द CBI. ठीक है, सो रिमेंबर इट्स द एजेंसी दैट आल्सो कोऑर्डिनेट्स विद इंटरपोल मेंबर्स. एंड अगर हम बात करें इनका पावर्स कहां से मिलता है इनको, इट्स द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट. Now question is it statutory, constitutional body? क्या बॉडी है ये? This is neither statutory nor constitutional. ये एक बस एक रिकमेंडेशन के दौरान ये आई थी. कौन सा रिकमेंडेशन था? संतनाम कमिटी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के थ्रू ये बॉडी आई थी, रिकमेंडेशन था एंड अ बॉडी वाज क्रिएटेड. देयर इज नो एक्ट दैट इट कम्स अक्रॉस, सो इट्स नॉट स्टैट्यूटरी, नो कॉन्स्टिट्यूशनल, बट रिमेंबर इनके पावर्स आते हैं द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट. एंड दिस इज ऑल विद रिगार्ड टू आज के करंट अफेयर्स की. अगर हम बात करें, हमने देखे हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. डोंट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो ऑन द 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सो दैट आपका रिविजन हो फ्रॉम टुडेज, दैट इज द 14th of June 2024. थैंक यू.